हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एनएमएमएस परीक्षा होने वाली है अभी कुछ ही समय में, जिसमें आज की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्नोत्तर देखेंगे। सामाजिक विज्ञान के अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो आपकी राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के लिए लेकर के आया हूं। और ऐसे ही प्रश्न आपके विज्ञान में, गणित में और आपकी तर्क शक्ति, रीजनिंग, उसमें भी ऐसे ही वीडियोस मैं चैनल पे लेके आऊँगा। तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इसमें। जैसे सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किस शासक पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दाहिर पर। किस पर किया था? दाहिर पर। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इसमें बताया गया है कि इराक के गवर्नर हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा था। किसने भेजा था? इराक के गवर्नर ने भेजा था और उनका नाम क्या था? हज्जाज, है ना। तो उन्होंने सिंध पर आक्रमण के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। और वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। कौन था? दाहिर था। और 20 जून 712 ईस्वी को रावर नामक स्थान पर दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया था। और ये हमने 7th क्लास में पढ़े हैं, इसके बारे में दिया हुआ है, तो वहीं से ये प्रश्न लिया हुआ है। और इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र से ही पूछे जाएंगे। इसमें देखते हैं अब दूसरा नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण में पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण में पराजित हुआ था किस युद्ध में? तराइन के प्रथम युद्ध में, द्वितीय युद्ध में, या कन्नौज युद्ध में, या माउंट आबू का युद्ध में? तो याद रखना, मोहम्मद गौरी भारत पर जब आक्रमण किया था तो वो तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था। और अगर पूछा जाए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना सन 1191 में हुआ था। और किसके साथ हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, है ना। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1791 में। और अगर पूछे तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1792 में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? तो गुलाम वंश का कौन सा शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है उसका, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। और क्यों दी गई थी? तो उसकी उदारता एवं दानशीलता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था, है ना। मतलब वो दान भी करता था और बहुत यानी उदार स्वभाव का था, दयालु था। तो इस वजह से उसे क्या कहा जाता था? लाख बख्श की उपाधि उसे दी गई थी। क्यों? लाखों का दान करने की वजह से, वो लाखों का दान करता था। इस बात को याद रखना। तो वो कौन से वंश का था? गुलाम वंश का शासक था। और नाम क्या था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन ने राज सिंहासन पर बैठने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी, है ना। और ये कहाँ पर किया था इसने? तो इसके बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन सिकंदर के समान विश्व विजय करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो विश्व विजय करना चाहता था। और उसने अपने सिक्कों और सार्वजनिक प्रार्थनाओं में स्वयं को सिकंदर ए शानी घोषित किया था। यानी सिक्कों पर भी उसने अपना नाम लिखवा दिया था और सिकंदर ए शानी लिखवा दिया था। और अपने मित्र अला उल मुल्क के परामर्श पर अलाउद्दीन ने सोचा कि विश्व विजय से पूर्व समस्त हिंदुस्तान को विजित करना चाहिए, इसलिए वह लड़ाई करता हुआ आगे बढ़ता गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक के सम्मान में उसके उत्तराधिकारी फिरोज खां ने एक नगर की स्थापना की थी और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जौनपुर, है ना। किसने की थी जौनपुर की स्थापना? तो फिरोज तुगलक ने मोहम्मद तुगलक के वास्तविक नाम जौना खां के नाम से जौनपुर नगर की स्थापना की थी। यानी उसका जो नाम था जौना खां, उसी पर उन्होंने जौनपुर की स्थापना की थी। कौन सी पुस्तक सुल्तान फिरोज तुगलक की आत्मकथा है? यानी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? तो उसका नाम है फतूहात ए फिरोज शाही। याद रखिएगा, क्या नाम है? फतूहात ए फिरोज शाही नाम है। और ये किसकी पुस्तक है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा इसमें लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के संस्थापक 12वीं शताब्दी में कौन थे? रामानुजाचार्य थे, है ना। रामानुजाचार्य थे।
इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन सूफीवाद से प्रभावित हुआ था, तो कौन सा था ये? तो रहस्यवाद है ना, रहस्यवाद था। इस्लाम का रहस्यवादी पक्ष सूफीवादी है एवं इस रहस्यवाद का प्रभाव भक्ति आंदोलन पर पड़ा। सूफीवाद में भक्ति एवं ईश्वर के मध्य संबंध प्रेम पर आधारित है। दिल्ली में स्थित सीरी किले का निर्माण किसने करवाया था? तो सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। और कब बनवाया था इसको? तो उन्होंने 1303 ईस्वी में सीरी नामक नगर बसाया था और यहीं पर उन्होंने इस किले का निर्माण किया था। और ये भी याद रखना कि अलाउद्दीन ने एक महल का निर्माण कराया था जो हजारों स्तंभों वाला महल कहलाता है। इसके बाद है, मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया था, है ना, कौन सी भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा गया था, है ना। याद रखना, मध्यकालीन भारत का इतिहास ग्रंथों की रचना जो थी वो फारसी भाषा में की गई थी। प्रश्न अगर पूछ ले आपसे किस भाषा में की गई थी, तो क्या लिखेंगे? फारसी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखने में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ये भी याद रखना, बाबर ने तुर्की भाषा का प्रयोग किया था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी नाम था। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी, या उसी को बाबरनामा भी कहा जाता था। और 1538 ईस्वी में अकबर के आदेश से अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। किसका अनुवाद किया था? तो बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, यानी जिसे हम बाबरनामा कहते हैं, तो जब अकबर राजा बना था तो उनने 1583 ईस्वी में इसका अनुवाद करवाया था, है ना। किसका? बाबरनामा का अनुवाद करवाया था। और किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया था। किस भाषा में? फारसी भाषा में। इसके बाद देखते हैं हम, अगला प्रश्न है, हुमायूं की असफलता का क्या कारण था? हुमायूं क्यों असफल हुआ? तो इसका क्या कारण था देखते हैं। तो क्या था? कमज़ोर चरित्र, है ना। हुमायूं का कमज़ोर चरित्र उसकी असफलता का कारण था। हुमायूं की असफलता का प्रमुख कारण उसका दुर्बल चरित्र था। वह दयालु था, परंतु यह दयालुता अव्यवहारिक एवं अविवेकपूर्ण सीमा तक थी। उसमें दृढ़ता एवं लगन का अभाव था। उसमें निर्णय करने की शक्ति का भी अभाव था, इसीलिए वह असफल रहा। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, विजयनगर साम्राज्य में अब्दुल रज्जाक और निकोली कोटी नामक विदेशी यात्री किस शासक के राज्यकाल में आए थे? इस प्रकार से प्रश्न आए तो आप क्या लिखेंगे इसमें? देवराय द्वितीय। क्या आंसर होगा इसका? देवराय द्वितीय इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें, 1526 में दो शक्तिशाली राजपूत राज्य थे, तो कौन कौन से राज्य थे वो? तो वो थे मारवाड़ और मेवाड़ राज्य, है ना। याद रखना, मारवाड़ और मेवाड़ ऐसे दो राज्य थे जो 1526 ईस्वी में शक्तिशाली राजपूत राज्य थे, यानी यहाँ पर राजपूत राजाओं का शासन था। 1526 में बाबर के आक्रमण के समय दो शक्तिशाली राजपूत थे, कौन से? मेवाड़ और मारवाड़, है ना। यहाँ पर बाबर ने भी आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने आत्मचरित्र लिखा था? मतलब आत्मकथा किसने लिखी थी? जहांगीर ने लिखी थी, है ना, आत्मचरित्र। तो इसमें, और इसका नाम क्या था? तुजुक ए जहांगीरी था। उन्होंने क्या नाम दिया था इसका? तुजुक ए जहांगीरी नाम दिया था। और इसमें खुद की आत्मकथा को लिखा था। और किस शासक ने लिखा था? जहांगीर ने लिखा था। और इसके शासन के प्रथम 17 वर्ष का वर्णन इसमें है। और शेष तुजुक को मुअत्तमित मुअत्तमित खां ने इसे पूरा किया था। जो बच गया था उसे उनने पूरा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल गुंबज किस स्थापत्य का परिचायक है? तो गोल गुंबज जो है ये आदिल शाही है ना। गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद शाह की कब्र के ऊपर किया गया था और इसका निर्माण सन 1660 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, 18वां प्रश्न है इसमें आपके लिए, मुकद्दम किसे कहा जाता था? तो याद रखना कि ग्राम प्रमुख जो होते थे इन्हें मुकद्दम कहा जाता था। और मध्यकाल में गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। यह राजस्व अधिकारियों की राजस्व एकत्रित करने में सहायता करते थे। और अलाउद्दीन ने इनके अधिकारों को समाप्त कर दिया था। दोस्तों आप लोग अभी भी देखते होंगे गाँव में कई लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें मुकद्दम कहा जाता है ना। तो वो कोई पद नहीं है अभी, लेकिन वो कह देते हैं उन्हें। तो उस समय जो था मुकद्दम एक पद था, लेकिन उसे कुछ लोगों ने समाप्त कर दिया था। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी वस्तु है जो भारत के लिए सर्वाधिक
विदेशी विनिमय अर्जित करती है। कौन सी वस्तु है? तो ये है चाय, है ना। चाय का उत्पादन भारत में बहुत अधिक होता है और विश्व में चाय उत्पादन के मामले में भारत का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है चाय उत्पादन में? प्रथम स्थान है। और भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा चाय के निर्यात के द्वारा ही प्राप्त होती है। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, तमिलनाडु, इन राज्यों में चाय का बहुत अधिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा महत्वपूर्ण कृषि उद्योग कौन सा है? तो वस्त्र उद्योग के बाद भारत में शक्कर उद्योग, शुगर मिल जो है काफ़ी ज़्यादा हैं और इसी कारण भारत को यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा आय मिलती है ना। उत्तर प्रदेश का प्रथम तथा महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है इसमें, किसमें? शक्कर उत्पादन में। याद रखना कौन सा प्रदेश पहला है? तो शक्कर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। और भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में ही होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक क्या है? तो क्या है इसमें? अभ्रक का, है ना। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक देश यानी उत्पादक किसका किया जाता है उत्पादन? तो अभ्रक का किया जाता है और ये एक बहुउपयोगी खनिज है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर है अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत के पास कुछ आवश्यक खनिज बहुत कम हैं और इसीलिए वह निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी खनिजों की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर है? तो इसका सही आंसर है थोरियम, है ना। थोरियम जो है यह एक ऐसा खनिज है जो भारत में कम मिलता है और ये केरल एवं तमिलनाडु के तटीय भागों में पाया जाता है सिर्फ, बाकी और कहीं नहीं मिलता है। तो भारत में यह काफ़ी कम मात्रा में मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वह कौन सा अणु शक्ति केंद्र पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नरौरा। क्या नाम है? नरौरा नाम है। तो यहाँ देखते हैं हम, यह अणु शक्ति केंद्र जो है यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और नरौरा अणु शक्ति गृह की स्थापना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास की गई है। कहाँ पर की गई है इसकी स्थापना? उत्तर प्रदेश, यूपी में बुलंदशहर के पास इसकी स्थापना की गई है। केरल में किसकी अनुपस्थिति उल्लेखनीय है? तो क्या है यहाँ पर? यहाँ से क्या आ जाएगा? ताप शक्ति जनन हेतु कोयला केरल में नहीं मिल पाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ग्रांड ट्रंक राजमार्ग द्वारा संबंध स्थान कौन से हैं? कोलकाता अमृतसर है, कोलकाता मुंबई है, दिल्ली मुंबई है या फिर दिल्ली चेन्नई है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोलकाता से अमृतसर, है ना। कोलकाता से अमृतसर जो है ये ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। किसने किया था? सूर शासक थे ये शेर शाह सूरी, इन्होंने करवाया था और ये भारत की प्रमुख व्यापारिक सड़क है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कागज एवं लुगदी उद्योग के लिए कच्चे माल की सुलभता होते हुए भी हिमाचल प्रदेश में यह उद्योग विकसित नहीं हो सका है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है उत्तम यातायात साधनों का अभाव है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इसी कारण से कागज एवं लुगदी उद्योग के लिए कच्चे माल की सुलभता वहाँ पर है, वहाँ पर प्राप्त हो जाता है कच्चा माल, लेकिन फिर भी यह उद्योग वहाँ पर विकसित नहीं हो पाया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और इसका कारण क्या है? तो वहाँ पर क्या है, यानी उत्तम यातायात साधनों का अभाव है वहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा की सभी 41 सहायक नदियों का जल कहाँ गिरता है? यह पूछा है। तो यह कहाँ गिरता है? खंबात की खाड़ी में गिरता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं इस चीज़ को, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खंबात की खाड़ी। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी निकलती है, ना जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पूर्वी बघेलखंड में है। और ये कौन कौन से ज़िले इसमें लगभग आ जाएंगे? यहाँ पर भिंड है, मुरैना, ग्वालियर, है ना, शिवपुरी, यहाँ पर क्या है जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अगला देखते हैं, इसके बाद है यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, बस्तर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, जैसे बस्तर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो ये गलत हो जाएगा, बस्तर मध्य प्रदेश का जिला नहीं है ना। इसके बाद क्या है, बस्तर में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक केंद्रीकरण मिलता है, तो यह भी गलत है। बस्तर में भारत के सर्वाधिक खनिजों के भंडार हैं, तो ये एक सही आंसर होगा इसका। बस्तर में भारत के सर्वाधिक खनिज मिलते हैं, यानी बस्तर एक ऐसा जिला है जहाँ पर भारत में सर्वाधिक खनिज वहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर,
निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी विकास परियोजना में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर परियोजना का नाम लिखा है इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर, रविशंकर सागर और महेश्वर सागर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का इंदिरा सागर परियोजना जो है नर्मदा घाटी विकास परियोजना में यह सम्मिलित नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि ओमकारेश्वर, महेश्वर तथा रविशंकर सागर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी विकास परियोजना है। बाकी इंदिरा सागर जो है ये राजस्थान से संबंध है इसका। कहाँ से है? राजस्थान से है। इसीलिए इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा घाटी विकास से संबंध नहीं रखती और ये क्या है? रावी, व्यास तथा सतलज नदी से निकलती है। कौन सी परियोजना? इंदिरा सागर परियोजना। इसके बाद देखते हैं संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में भी बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और यहाँ पर जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा है तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है क्षमादान का अधिकार किसे प्राप्त है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति को? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाती है, न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई जाती है तो उसे क्षमादान कौन दे सकता है, क्षमा कौन कर सकता है? तो उसका अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये कुछ 35 प्रश्न थे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपके यहाँ आपके एनएमएमएस की एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं इन प्रश्नों को। तो इन प्रश्नों को आप काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि वे भी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। धन्यवाद।